हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि अवकलन के अनुप्रयोग के वीडियो बना दिए जाएं, तो सबसे पहले हम अवकलन के अनुप्रयोग के वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख ही गया है। तो अवकलन के अनुप्रयोग को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है। वैसे देखा जाए तो ये जो है 3 पार्ट में पूछा गया है, ठीक है ना। एक होता है परिवर्तन दर, दूसरा होता है वर्धमान और ह्रासमान, और तीसरा होता है उच्चिष्ट और निम्निष्ठ, ठीक, मैक्सिमा और मिनिमा। तो इस वीडियो में हमने क्या किया है, परिवर्तन दर और वर्धमान और ह्रासमान, ठीक है ना, इन दो टॉपिक्स को जो है कवर किया है। तो ध्यान रखना, अब ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने नहीं लिए हैं। 10 क्वेश्चन परिवर्तन दर के लिए और 5-6 क्वेश्चन आपके वर्धमान और ह्रासमान लिए हैं, ठीक है ना। तो सबका प्रोसेस सेम ही होता है, तो आप लोग यहीं से लगाने का प्रयास करिएगा, ठीक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज पार्ट फर्स्ट है, नेक्स्ट डे हम आपको पार्ट सेकंड मैक्सिमा और मिनिमा का दे देंगे, ठीक। और इसके कंप्लीट होते ही समाकलन का जो पार्ट 2 छूटा हुआ उसको हम कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है ना। तो उसका बस वीडियो अपलोड करना है, जो है रिकॉर्ड करना है, उसके बाद वो अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। तो 1-2 दिन में छुट्टियां होने वाली हैं, तो उसी में टाइम मिल जाएगा तो उसको अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक। इसके बाद जो चैप्टर आपको प्रॉब्लम करती है वो चैप्टर का फिर से आप कमेंट करिएगा, तो उसका उस चैप्टर का वीडियो बना दिया जाएगा। तो जिसको जिस चैप्टर में दिक्कत होती है आप उस चैप्टर का नाम लीजिए, उसके वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जैसा कि आपको क्वेश्चंस में दिखाया गया, ठीक। पहला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चंस को पहले केयरफुली पढ़ो और पढ़ करके जवाब देने का प्रयास करिए। तो सबसे पहले ये देखिए कि इसमें कह क्या रहा है क्वेश्चंस और निकालना क्या है, ठीक। तो कह रहा है एक परिवर्तनशील घन की कोर है, कोई घन है जिसकी कोर क्या है, परिवर्तनशील है, ठीक। तो यहाँ पे जो घन की कोर है वो परिवर्तनशील है। अब घन, तो घन में क्या होती है, कितने डायमेंशन होते हैं आपको पता ही है, ठीक। तो उसका जो कोर है वो बढ़ता घटता है, ठीक। कह रहा ज्ञात कीजिए कि घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि घन की जो भुजा है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो बहुत ही सिंपल है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो इसमें ये जो दे दिया गया घन की कोर, ठीक, ये दे दिया गया, तो इसको हम लिख लेते हैं। तो ये क्या चीज़ है, तो ये होगी आपकी तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा, dx/dt, ठीक। ये कोर है जिसकी वैल्यूज दे दी गई है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इतने की दर से ये बढ़ रही है। तो घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है ये आपसे पूछा गया, जब घन का कोर कितना हो, 10 सेंटीमीटर लंबी हो। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, घन का आयतन। तो घन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, भुजा का क्यूब। तो भुजा हमने क्या मान लिया, यक्स, ठीक। अब इसका क्या करना है, टी के सापेक्ष अवकलन कर, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इसका जब अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dv/dt इक्वल टू एक्स की पावर, यानी फार्मूला रखेंगे तो हो जाएगा 3x अब टी के सापेक्ष में हो गया तो इसका क्या हो जाएगा, dx/dt, ठीक। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो आपके क्वेश्चंस में dx/dt की वैल्यूज दिया है और यक्स इक्वल टू कितना, 10 सेंटीमीटर ये दे दी गई है, ये क्वेश्चंस में दिया गया है, ठीक। तो यक्स बराबर 10 सेंटीमीटर रख दो और इसको सॉल्व कर लो। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ये हो जाएगा dv/dt इक्वल टू 3, एक्स के प्लेस पे एक्स की वैल्यूज़ रखेंगे 10 का स्क्वायर इंटू dx/dt। तो dx/dt, तो dx/dt की वैल्यूज़ 3 सेंटीमीटर, तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये कितना हो गया आपका 3, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 3×3 = 9 और 100, ये हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा dv/dt की वैल्यूज़। तो dv/dt इक्वल टू कितना हो गया, 900 सेंटीमीटर क्यूब। अब घन है तो क्यूब पर सेकेंड,
तो हमारी जो ये घन है, इस घन की आयतन जो है वो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ेगा। ठीक, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि ये अब इसको हमने बढ़िया अच्छे से सॉल्व करके दे दिया है, तो इसको आप यहाँ से वो कर सकते हैं। तो जैसा कि आपके क्वेश्चन में दिया था dx/dt इक्वल टू कितना है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से। अब घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या हो गया v बराबर एक्स क्यूब। इसके बाद इसका t के सापेक्ष अवकलन कर देना है। अवकलन करने के बाद x इक्वल टू 10 रखने पर आपकी वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी 900 घन सेंटीमीटर ये आ जाए। ठीक, तो ये चीज़ तो अभी हमने करके दिखाया आपको, तो इस तरह से कर लेना। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे ही आपको सॉल्व कर लेना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, चलिए ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है। ठीक, कोई बैलून है जो सदैव गोलाकार रहता है। ठीक, इसकी त्रिज्या जो है वो परिवर्तनशील है। त्रिज्या के सापेक्ष गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन दर की गणना करो, जबकि त्रिज्या कितनी दे दी गई है 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो कुछ नहीं है इसमें भी। अब जैसे अगर हम गुब्बारे की बात करें तो गुब्बारा कैसा होता है, एक स्फेरिकल के टाइप में होता है, गोले की तरह होता है। ठीक, तो ये गुब्बारा है जो गोलाकार है और इसकी त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है, बदलती रहती है। तो त्रिज्या के सापेक्ष हमें आयतन निकालना है। ठीक है ना, यानी हमें dv/dr की वैल्यूज ज्ञात करनी है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुब्बारे का आयतन निकालो। तो गुब्बारे का आयतन, तो आयतन यानी v बराबर कितना हो जाएगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो होता है। ठीक, अब इसका अवकलन कर दो, वो भी आर के सापेक्ष। तो क्या हो जाएगा dv/dr इक्वल टू कितना हो गया 4/3 पाई कांस्टेंट। ठीक, अब इसका जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आर क्यूब का हो जाएगा 3r²। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 3 से ये 3 आपका हो जाएगा कैंसिल। ठीक, अब इसकी वैल्यूज़ पुट कर दो। तो जब इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा dv/dr इक्वल टू कितना हो गया 4πr²। ठीक, अब इन्होंने क्या कहा कि r इक्वल टू जो है, जब इसकी हमें आयतन निकालना, जब r इक्वल टू कितना हो 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर यहाँ पे पुट कर दो। तो क्या हो जाएगा dv/dr इक्वल टू, ये कैपिटल R होगा। ठीक, तो dv/dr इक्वल टू कितना हो गया 4π, r के प्लेस पे r की वैल्यूज़ रख देंगे, तो 10 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यूज़ हो जाएगी 4π और ये हो गया 10 का स्क्वायर हो गया 100, तो ये हो जाएगा 100। अब इसको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 400 पाई। ठीक, तो अब आयतन है तो इसकी यूनिट जो होगी वो क्या होगी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है ना, सॉरी आर के रिस्पेक्ट में है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि यूनिट जो हमारी सेंटीमीटर में दी गई है ये हो जाएगी। ठीक है ना, इस तरह से ये वृद्धि होगी। ठीक है ना, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो इसका सलूशन आपको ये मिल जाएगा। ठीक, ये हो गया है। तो गुब्बारे का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब और dv/dr। ठीक है, इसका अवकलन करेंगे, आर के प्लेस पे इसकी वैल्यूज़ रख देंगे, यहाँ सेंटीमीटर होगा। ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा, ध्यान देते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी इसकी त्रिज्या जो है परिवर्तित हो रही है। इसकी परिधि की वृद्धि दर क्या है, जबकि r बराबर कितना दे दिया गया 4.9 सेंटीमीटर। ठीक, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब हमें कैसे लिखना है। तो सबसे पहले क्या दिया है वो हम देख लेते हैं। तो क्या दे दिया गया है, वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही, तो यानी त्रिज्या की बात किया गया है। तो क्या दे दिया गया dr/dt। अब टाइम के रिस्पेक्ट में वृद्धि हो रही, तो ये हो गई है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है ना, इतने से परिवर्तित हो रही है। हमें इसकी परिधि में वृद्धि दर ज्ञात करनी, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, तो पेरीमीटर यानी p इक्वल टू होता है 2πr। ठीक, ये हो जाएगी। अब इसका हमें टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर देना, अवकलन कर देना। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dp/dr। ठीक,
ये हो गया। अब डी पी अपॉन डी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, वैसे हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो टी के सापेक्ष कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई आर का 1 हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन डी टी। ठीक, अब इसी में वैल्यूज पुट कर दो। तो क्या हो जाएगा, डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू हो गया 2 पाई, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यूज़ दे ही दिया गया है, तो ये देखें, तो डी आर अपॉन डी टी की वैल्यूज़ यहाँ पे दे दिया गया है कि ये इतने सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से क्या है, परिवर्तित हो रहा है। तो इसकी वैल्यूज जब यहाँ पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 0.7। ठीक, अब कितना हो जाएगा, तो इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा, ये 2 पाई, अब पाई की वैल्यूज़ पुट कर देना है। तो पाई की वैल्यूज़ कितनी होती है, 22/7 इंटू आर की डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू दिया ही गया 0.7, तो पॉइंट कैंसिल कर दीजिएगा, नीचे 0 ऐसे इंक्रीज़ कर लीजिएगा, 7 से 7 हो जाएगा कैंसिल। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा, इक्वल टू 22 दूना 44 भागे 10, जब 10 से इसको हम भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.4। ठीक, अब इसका ये सरकमफ्रेंस है, तो क्या हो गया, सेंटीमीटर पर सेकेंड, इतने की दर से इसकी वैल्यूज चेंज हो जाएगी। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। तो इससे पहले अब जैसे इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, तो जैसा कि हमने आपको यहाँ पे दे दी है, ये देखिए। ठीक, तो इस तरह से इसका आप सोल्यूशन कर लेंगे। ठीक, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू दे दी गई, आर बराबर 4.9 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि का फार्मूला हो गया। सरकमफ्रेंस सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2 पाई आर डी सी अपॉन डी टी, 2 पाई आर का हो गया 1 और डी आर अपॉन डी टी, वैल्यूज़ पुट कर दो, सॉल्व कर लो, जो भी होगी इसकी वैल्यूज़ आ जाएगी। ठीक, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। तो ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है। ठीक, पानी की टंकी का आकार ऊर्ध्वाधर। ठीक, तो यहाँ पे आप ऊर्ध्वाधर है और एक उल्टा लंबवृत्तीय शंकु जिसका शीर्ष नीचे है तथा अर्धशीर्ष कोण यानी कि tan इनवर्स 1/2 है। टंकी 5 घन मीटर प्रति घंटा की दर से पानी भरा जाता है। पानी के स्तर के बढ़ने की दर ज्ञात करना है। ठीक, ये कंडीशंस दे दी गई है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चंस को कैसे आपको सॉल्व करना है, ये ध्यान दीजिए। ठीक, तो इस क्वेश्चन का सलूशन हम कैसे करेंगे, ध्यान देते हैं। ठीक, तो चलिए देखिए क्या होगा। तो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, एक अगर हम इसका जो है बाल्टी बनाएं तो कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। ये ठीक, ये कुछ इस तरह से ये हो गया। ठीक, और ये देखो, इसको यहाँ से हटा देते पहले, ये यहाँ से टच करता हुआ। ठीक, ये ऐसे होगा। ये आपकी बन गई टंकी, जो कैसे है, शंक्वाकार है। ठीक, तो ये हो जाएगी और ये देखें, इसको इस तरह से ये बना देते हैं। ठीक, और इसके बाद क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा पानी भरा जा रहा है। ठीक, ये देखें, ये हो गई और इसमें क्या कर दिया जा रहा है, पानी भरा जा रहा है। तो ये इसमें ये पानी भर दी जा रही है। ठीक, और ध्यान दीजिएगा इसमें क्या कह रहा है, ये हो गई इसकी ऊंचाई और ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या। ठीक, ये हो गई। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो हमारा कंडीशंस कह रहा है क्वेश्चंस में। ठीक, इसको आप मान लीजिए आर, ये वाली त्रिज्या। ठीक, और यहाँ पे इसकी ऊंचाई जो होगी वो मान लेते हैं एच। ठीक, ये हो गई। तो जब पानी इतनी ऊंचाई में चढ़ जाता है तब इसकी ऊंचाई जो है वो दे दी गई, एच बराबर कितना, 4 सेंटीमीटर। ठीक, और इसका ये वाला जो एंगल बन रहा है,
ठीक, ये एंगल है अल्फ़ा। अगर हमने अल्फ़ा मान लिया तो अल्फ़ा इक्वल टू दे दी गई है tan इनवर्स 1/2, ये लिखा हुआ है। ठीक, तो ये दे दिया गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है पानी की टंकी का आकार ऊर्ध्वाधर अक्ष वाला एक उल्टा लंबवृत्तीय शंकु है जिसका शीर्ष नीचे की ओर है। तो ये नीचे की ओर है। अगर इसके है ना अर्धशीर्ष कोण, तो अर्धशीर्ष कोण ये दे दी गई है। टंकी में 5 घन सेंटीमीटर प्रति से पानी भरा जाता है। तो पानी इसके आयतन में ही तो भरा जाएगा, तो यानी dV/dt की वैल्यूज दे दी गई है कितना 5 घन मीटर, मीटर के ऊपर आवर्स घंटे में दिया गया। ठीक है ना। स्तर के बढ़ने की दर, यानी हमें क्या करना है, हाइट यानी ऊंचाई कितनी दर से बढ़ रही है, यानी आपको क्या ज्ञात करना है, dH/dt की वैल्यूज ज्ञात करनी है ये। ठीक, तो इतना चीज़ दिया गया और ये चीज़ आपसे पूछा गया कि dH/dt कितने की दर से बढ़ेगा। ठीक, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब चलिए देखते हैं कैसे इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करिए, आप इसका नेम दे दो। ठीक है ना, ये जो ट्रायंगल दिया है इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं। ठीक, तो इसका नाम दे देते हैं शंकु, इसका नाम दे दो ए, ये हो जाएगा बी। ठीक, ये हो गया सी। अब इसके बाद ये जो आपकी मिड पॉइंट है इसका नाम दे देते हैं डी। ठीक, ये हो जाएगा आपका ई, और ये वाली वैल्यूज़ जो है इसको नाम दे दो एफ। ठीक, ये हो गई। अब यहाँ पे हम लोग करते क्या हैं, ये त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा, ये। ठीक, सी डी ई, ये त्रिभुज ले लें। तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज सी डी ई में। अब यहाँ पे जब इसके हम वैल्यूज़ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमें tan अल्फ़ा दिया गया तो tan अल्फ़ा की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा इक्वल टू, अब tan का जो रेशियो वैल्यूज़ होती है वो क्या होती है, लंब बटे कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो लंब बटे आधार tan अल्फ़ा की वैल्यूज़। ठीक, तो लंब हो जाएगी r, और आधार क्योंकि ये 90 बन रहा तो 90 के सामने ये आपकी जो सी ई होगी एक कर्ण हो जाएगा, तो ये आपकी वैल्यूज़ हो जाएगी। तो इसकी वैल्यूज़ क्या हो गई, r/h। ठीक, तो क्या हो जाएगा, r/h, ये हो गई। ठीक, अब tan अल्फ़ा की वैल्यूज़ दी कितनी गई है, तो इसकी वैल्यूज़ दी गई है 1/2। ठीक, तो इसकी वैल्यूज़ रखेंगे 1/2 इक्वल टू r/h। तो यहाँ से हमें r की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। तो r की वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, r इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये बन जाएगा h/2। ठीक, अब हमें क्या करना है, शंकु का आयतन ले लेना। तो शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई r²h। ठीक, चलो अब r की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दो। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 पाई, r के प्लेस पे r की वैल्यूज़ रखेंगे तो ये बन जाएगा h/2 का होल स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर दो। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू हो गया 1/3 पाई, अब h² इंटू एच क्या हो जाएगा, h³ बाई, यहाँ देखिए 2, अब इसके ऊपर स्क्वायर लगा तो इसका भी जो है स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो इसकी वैल्यूज़ हो गई 2 का स्क्वायर 4। ठीक, ये हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा पाई h³ अपन 4×3=12, ये हो गया। ठीक, अब इसका आप क्या कर दीजिए, अवकलन कर दीजिए। ठीक, तो जब इसका हम अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा dV/dt इक्वल टू, अब पाई/12 जो होगा ये कांस्टेंट, इसको बाहर कर दो। ठीक, इनटू क्या हो जाएगा 3h²। ठीक, अब आप क्या करिए, यहाँ पे देखें 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये 3 × 3, 3 × 4 = 12 हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो गया, पाई/4। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू जो होगी dV/dt इक्वल टू कितना हो गया, तो ये बन गया हमारा पाई/4। ठीक, ये हो गए। और यहाँ पे हमारी वैल्यू जो हो गई वो कितनी हो गई, एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कंडीशन से t के रिस्पेक्ट में हो रहा और यहाँ पे आपका वेरिएबल h है, तो इसके साथ में क्या होगा, dH/dt भी लग जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में हो रहा तो h हमारी क्या है, वेरिएबल, तो जो वेरिएबल होती है उसके साथ उसकी वैल्यूज़ भी लगेगी, तो dH/dt बन जाएगी। ठीक है ना, तो 3 से ही डिवाइड हो गया 3/4, h के प्लेस पे h की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं।
क्योंकि यहाँ पे देखो क्वेश्चंस में आपको एच की वैल्यूज़ गिवन है। ठीक, ये देखिए, तो यहाँ पे एच इक्वल टू कितना दे दी गई है 4। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो हो गया π/4 इंटू क्या हो गया, तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ रख देंगे, तो एच की वैल्यूज़ कितनी हो गई 4 का स्क्वायर इंटू फिर dh/dt, यही तो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, तो dh/dt ये ज्ञात करना है। ठीक, चलो अब इसका स्क्वायर कर दो। और हाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे dv/dt की वैल्यूज़ भी दे दी गई है। ठीक, ये देखें, तो dv/dt ये 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो इसकी वैल्यूज़ भी यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमें इसकी वैल्यूज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज़ कितनी हो गई 5 बराबर, यहाँ पे इसका जब मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16। ठीक, कितना हो गया 4 चौक 16 π/4 ये हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज़ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी dh/dt। ठीक, तो 4 से इसको कैंसिल कर दो, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो ये इधर चला जाएगा, 75 कर दो, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, हमें मिल जाएगी dh/dt इक्वल टू कितना, ये हो गया आपका 5/4 ठीक, ये हो गई। तो इतने मीटर पर घंटा की दर से आपकी जो है क्या ऊंचाई, यानी पानी की जो स्तर है वो इतने की दर से जो है क्या हो गई, परिवर्तित हो रही है। ठीक, तो अब देखिए इस क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है, तो ये चीज़ हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ठीक, सबसे पहले क्या करिए, आप सुस्पष्ट फिगर बना लीजिएगा। तो जैसा मैंने आपको समझाया कैसे इसको सॉल्व करना, तो पहले त्रिभुज ले लीजिए और यहाँ से क्या करिए, पहले आर और एच में रिलेशन निकाल लीजिए, फिर शंकु के आयतन का सूत्र रख देंगे और सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ 5/4 मीटर पर घंटे की दर से जो है बढ़ रहा है, ये हमें मिल जाएगा। ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये देखिए यहाँ ऐसे। ठीक, फिर यहाँ पे ये हो जाएगी। चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान दीजिए। तो अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन क्या हो। तो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है। ठीक, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 घन सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से इसमें हवा भरा जाता है। ठीक, दर से हवा भरा जाता है, हवा मिसप्रिंट है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, जहां आर बराबर कितना दे दिया है 15 सेंटीमीटर। तो हमें इस बार त्रिज्या में कितनी जो है दर से परिवर्तित हो रहा है ये ज्ञात करनी है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो गुब्बारा कैसा है, गोलाकार है, तो गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है आपको पता ही है। तो चलिए इसकी वैल्यूज पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू होता है 4/3 πr3। ठीक, क्योंकि गुब्बारा कैसा है, गोलाकार है। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, इसका भाई अवकलन कर दो टी के सापेक्ष। तो क्या बन जाएगा, dv/dt इक्वल टू 4/3 पाई, कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, r³ का हो जाएगा 3r²। ठीक, टी के रिस्पेक्ट में हो रहा तो dr/dt ये हो गया। ठीक, यहाँ क्या करेंगे हम, 3 से 3 को कर देंगे कैंसिल। तो क्या कंडीशंस हो जाएगा हमारा, 4πr² dr/dt। तो यहाँ पे हमारा कंडीशंस हो गया dv/dt इक्वल टू क्या हो गया, 4πr² dr/dt। ठीक, ये हो गया। चलो अब सारी वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो आयतन में कितने की दर से हवा भर रहा, 900। तो dv/dt की वैल्यूज़ दे दी गई है 900, तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ रख देते हैं। तो यहाँ हो गया 900। ठीक, इक्वल टू कितना हो गया, 4πr की वैल्यूज़ दे दी गई कितना, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो जाएगा 15 का स्क्वायर dr/dt, यही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो dr/dt ये हो गया। ठीक, अब इन सबको इधर पक्षांतर कर देना, पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा, dr/dt इक्वल टू कितना हो गया 900। ठीक, भागे 15 का वर्ग हो जाएगा 225 गुणे 4π। ठीक, अब इसको आप कैंसिल कर दीजिए। तो कैंसिल करने पर क्या हो जाएगा, पहले इसको 4 से गुणा कर देते हैं, 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 8 2 10, 4 दूना 8 1 9,
पूरी पूरी हमारी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो ये पूरा आपका यहाँ कैंसिल होके 1 हो गया। तो यहाँ से हमारी वैल्यूज़ जो होगी वो क्या होगी, डी आर अपान डी टी की वैल्यू जो होगी वो कितना हो जाएगा, 1/पाई। ठीक, इतने की दर से ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा। तो इसका राइट आंसर हो गया कितना, 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हमें कैसे लिखना है, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको ऐसे मेंशन कर दिया। ठीक, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। हवा के बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा। हवा के बुलबुले की त्रिज्या। ठीक, अब बुलबुला कैसा होता है, तो बुलबुला होता है गोलाकार। तो गोले में क्या होगी, त्रिज्या। ठीक, तो बुलबुले की त्रिज्या यानी क्या हो गई, डी आर। तो भैया यहाँ पे जो गिवन है वो क्या है, तो वो गिवन में हो गई डी आर अपान डी टी की वैल्यूज दे दी गई। ठीक, तो डी आर अपान डी टी कितना दे दिया गया, 1/2। ठीक, सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले के आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक, तो आयतन की बात किया गया है, तो बुलबुला कैसा है, गोलाकार। तो गोले के आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, कई बार आ चुका है, तो इसका आप अवकलन कर दीजिए। अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका अवकलन हो गया डी बी अपान डी टी इजक्वल टू 4/3 पाई कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, आर क्यूब का हो जाएगा 3r²। लेकिन इसके साथ में क्या लग जाएगा, डी आर अपान डी टी। ठीक, अब यहाँ देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल। ठीक, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका डी बी अपान डी टी इजक्वल टू 4πr² डी आर अपान डी टी। चलो सारी वैल्यूज़ पुट कर दो। तो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हो गया आपका 4π, आर के प्लेस पे हो गया 1 का स्क्वायर। ठीक, और डी आर अपान डी टी की वैल्यूज़ है 1/2। ठीक, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक, ये हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी डी बी अपान डी टी इजक्वल टू कितना हो जाएगा, 2π। ठीक, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इतने की दर से ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है ना, प्लस में आई तो बढ़ रही है, माइनस होता तो घट रही है। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। ठीक, अब इसको हमें कैसे लिखना है, तो ये देखिए ये हमने लिख रखा है। ठीक है, आर बराबर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डी आर अपान डी टी की वैल्यूज़ 1/2 सेंटीमीटर दे दिया गया। बुलबुले का आयतन, बुलबुला कैसा होता है, गोलाकार। तो 4/3 पाई आर क्यूब, अवकलन करेंगे डी वी अपान डी टी इजक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब का हो गया 3r², डी आर अपान डी टी सारी वैल्यूज़ रखेंगे तो इसकी वैल्यूज़ फाइंड हो जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। एक घन का आयतन 9 घन सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ठीक, तो इस बार घन की बात किया गया है। यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो इसके पहले जो कंडीशन दिया गया था उसमें शायद कोर दिया हुआ था, आयतन में पूछ रहा था। यहाँ आयतन दे दी गई, अब इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो रही ये हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर, वो हम लोग निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या निकलता है इस क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसमें जो दिया गया है डी बी अपान डी टी, तो डी बी अपान डी टी इक्वल टू कितना हो गया, 9 घन सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये दे दी गई। ठीक, अब चूंकि घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो घन का आयतन होता है बी बराबर भुजा क्यूब। ठीक, ये हो गई। तो चलिए इसका अवकलन कर देते हैं। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, डी बी अपान डी टी। ठीक, इक्वल टू कितना हो गया 3x², लेकिन क्या हो जाएगा डी एक्स अपान डी टी। ठीक, ये हो गई। चलो अब इसमें क्या करना है, हमें सारी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ठीक,
तो पुट कर देंगे तो हमें यहाँ से dx/dt यानी इसकी कोर में कितनी वृद्धि हो रही वो हमें मिल जाएगी। ठीक, तो dv/dt की वैल्यूज़ हो गई 9 इक्वल टू, फिर क्या लिखा हुआ है 3x²। तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यूज़ रखेंगे 3x², x का मान हो गया 10 का स्क्वायर 10 ही दिया हुआ है, हाँ 10 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया और यहाँ पे हो गया dx/dt। ठीक, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो गया। तो इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यूज़ मिल जाएगी dx/dt इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 3/10⁻² यानी 100 हो गया। ठीक, ये निकल आई। तो इतना जो है सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से इसकी कोर में वृद्धि हो रही। अब हमसे क्वेश्चंस में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको हम किससे दिखाएंगे, सरफेस यानी यस, जिसकी वैल्यूज़ होती 6 × भुजा स्क्वायर। ठीक, चलो अब इसका अवकलन कर दो। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ds/dt इक्वल टू 6 × भुजा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ध्यान देना t तो यहाँ पे साथ में लग जाएगा dx/dt। ठीक, क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, x के प्लेस पे x का मान रख दो। तो x का मान कितना दे दिया गया भैया 10, और dx/dt का मान हम कितना निकाले हैं 3/100। ठीक, तो यहाँ क्या करते हैं, ये 0 से ये 0 1 कैंसिल हो गया। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, बात कहीं 36, यानी यहाँ पे जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 36/10, 10 से भाग कर देंगे तो 3.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इतने की दर से इसका क्षेत्रफल जो होगा, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो इतने की दर से इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ रहा है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो गया। तो इस तरह से इसका हम क्वेश्चन, अब इसको आप कैसे लिखोगे, तो ये देखिए इसका ये सोल्यूशन दे दिया है मैंने यहाँ पे। ठीक, इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं ज़रूर। ठीक, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। एक स्थिर तालाब में एक पत्थर डाला जाता है और उत्पन्न तरंगे वृत्त में 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से गति कर रही हैं। वृत्ताकार तरंगों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी होगी। जैसे कभी आप तालाब में पत्थर फेंको तो इसकी जो तरंगे होती है कुछ इस तरह से चारों दिशाओं में फैलती चली जाती है। ठीक, तो हमें उस क्षण निकालना है जब इसकी रेडियस जो है वो कितनी हो, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, तब निकालना है। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो हमारी जो तरंगे हैं वो किसके रूप में हैं, सर्कुलर चलती हैं। ठीक, तो ये जो दिया गया उत्पन्न तरंगे जो है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से गति कर रही हैं, तो गति कर रही हैं एज ए वेलोसिटी यानी v, और v इक्वल टू क्या होती है, तो आपको पता है dr/dt। ठीक है, तो dr/dt की वैल्यूज़ दे दी गई है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक, इतने की दर से ये बढ़ रही है। तो अब इस सर्कल का हम जो है क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो a बराबर होता है πr²। ठीक, स्क्वायर ये हो गया। ठीक, चलो इसका अवकलन करें। अब इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका dA/dt इक्वल टू पाई कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा और r² का हो जाएगा कितना 2r, साथ में क्या लग जाएगा dr/dt। चलो मान रख दो, कितना हो जाएगा 2 पाई, r की वैल्यूज़ कितना दिया गया है क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर, तो 10 रखेंगे। dr/dt की वैल्यूज़ कितना दे दी गई है 4। ठीक, तो 4 दूना 8, 8 धामा 80 पाई। ठीक, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से ये बढ़ रहा है। ठीक, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से इसकी तरंगे क्या है, मतलब क्षेत्रफल क्या हो रही है, बढ़ रही है। कैसे इसको सॉल्व करोगे, ये देखिए आपको यहाँ पे दे दिया है। ठीक,
तो क्या दिया है वो लिख दिया गया, क्षेत्रफल क्या होता है ये लिख दिया गया, अवकलन कर दोगे और इसके बाद मान रख दोगे, सीधे से इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान दीजिए, ये देखिए। तो इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। ठीक, तो एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से ज़मीन पर गिर रहा और गिरकर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 1/6 भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि इसकी ऊंचाई क्या दे दी गई, 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो सबसे पहले हमें ये देख लेना कि हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ठीक, कोई पाइप है, पाइप से रेत गिरती है तो वो रेत जो होती है किस रूप में जो है बनती है, शंकोकार, यानी एक शंकु बनाती है। ठीक, तो यहाँ पे जो दे दी गई है वो दिया गया है dB/dt। कितना दे दिया गया है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक, अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो शंकु है उसके आधार की त्रिज्या जो है वो उसकी ऊंचाई का कितना होता है, 1/6 भाग है। नहीं, त्रिज्या नहीं, ऊंचाई की बात किया गया है। तो ऊंचाई इसकी जो है आधार की त्रिज्या की कितनी है, 1/6 भाग है। यानी यहाँ पे h इक्वल टू दे दिया गया त्रिज्या का 6ठा भाग, यानी ये हो जाए। तो ऐसा करो, यहाँ से r की वैल्यूज़ निकाल लो। तो जब यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे तो r इक्वल टू हो जाएगा 6h हो जाएगा। ठीक, अब शंकु के आयतन का फार्मूला रख देते हैं। तो शंकु का आयतन क्या होता है भैया, 1/3 पाई r²h। ठीक, तो r का मान, इस r का मान यहाँ इस r में पुट कर दो। ठीक, तो जब यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा v इक्वल टू 1/3 पाई r²। तो r के प्लेस पे r की वैल्यू रखेंगे 6h, तो 6×36 इंटू एच तो पहले से ही था, ये हो जाएगा। 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 3 एक कम 3, 12×3 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो कंडीशंस होगा v इक्वल टू वो कितना हो जाएगा, 12 पाई h² इंटू h³ हो गया। ठीक, तो ऊंचाई कितनी दर से हमारी जो है बढ़ रही, यही हमें ज्ञात करना है। तो h के सापेक्ष वो t के सापेक्ष इसका अवकलन कर दो, तो क्या हो जाएगा, dB/dt इक्वल टू 12 पाई कॉन्स्टेंट बाहर, h³ का हो जाएगा 3h², लेकिन साथ में क्या लग जाएगा, dH/dt। ठीक, चलो इसको गुणा कर लो, 12×36 यानी कितना हो जाएगा, तो dB/dt इक्वल टू हो गया कितना, 36 पाई इंटू h², तो ये हो गया इंटू h², साथ में हो गया dH/dt। चलो सारे मान रख दो। dB/dt की वैल्यूज़ कितना दिया गया है, 12 इक्वल टू हो गया 36 पाई h का मान कितना दे दिया गया है, तो क्वेश्चन में बताया गया है कितना, 4 सेंटीमीटर। जब इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तो उस स्थिति में हमारी वैल्यूज़, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक, और ये हो गया आपका dH/dt। तो भैया यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं। देखो 12 1 का 12, 12 24, 12 36 ये हो गया। ठीक, तो ये हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, dH/dt का मान चाहिए। तो इसका 4 का स्क्वायर करोगे 16, 16 गुणे 3 हो जाएगा, 16 3 48। ठीक, यानी यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यूज़ क्या होगी, तो ये हो जाएगा dH/dt इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे, 4 चौक 16, 16 3 48, 1/48 पाई, ये हो जाएगी dH यानी सेंटीमीटर पर सेकेंड। इतने की वजह से इसकी हाइट जो होगी वो क्या होगी, बढ़ रही होगी। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे, किस तरह से इसका सोल्यूशन करेंगे, तो ये देखिए इसका सोल्यूशन ये दे दी गई। ठीक, तो यहाँ पे dB/dt की वैल्यूज़ दिया है, h r का 1/6 भाग, तो यहाँ से इसकी वैल्यूज़ जो हो गई वो कितनी हो गई, r इक्वल टू 6 है। शंकु का आयतन ये हो गया और इसका हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इसका ये राइट आंसर यहाँ पर लिख दिया। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा मिसप्रिंट दिया गया है, ठीक। यहाँ 3x + 36 दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3x³ होगा, ठीक। 3x³ होगा। इस क्यूब क्यों, ये स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x है यहाँ तो स्क्वायर। चलो कुछ भी हो, ऐसे बना लीजिए, ठीक। तो ये आपकी आय दे दी गई है। आपसे क्या कह रहा है, x बराबर 15 पे सीमांत आय की गणना करो। अब सीमांत आय यानी कि अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें तो इसका हम क्या कहते हैं, अवकलन, है ना। तो सीमांत आय, सीमांत आय, तो सीमांत आय का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो वो होता है dRx/dt, ठीक है ना, dx, ये हो गया, ठीक। तो ये होता है, तो इसी की वैल्यूज़ निकाल लो। तो इसका आप अवकलन कर दीजिए, ठीक है ना। तो इसका जब अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, तो Rx की वैल्यूज़ गिवन है कितना, 3x² + 36x + 5। चलो इसका अवकलन कर दो, क्या हो जाएगा, dRx/dx = अब इसका जब हम अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, तो यहाँ कितना लिखा है 3x, तो 3 कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 3 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो x² का हो जाएगा 2x + 36 x का हो गया 1 + 5 का हो गया 0। तो कितना हो गया, 3 दूना 6x + 36, ये हो गया, ठीक। अब कितने पे हमें निकालना है, x बराबर 15 पे, तो x की वैल्यूज़ रख दो, x बराबर 15 रखने पर चलिए रख देते हैं। तो जब यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ रखेंगे तो ये हो जाएगा dRx/dx = 6 × x यानी 15 + 36, तो कितना हो गया, 15 × 6 = 90 + 36 यानी कितना हो गया, 6 9 3 12 126, ठीक, रुपए। तो इतने की दर से इसका सीमांत आया, ठीक। तो इसका सलूशन क्या होगा, तो इसका सलूशन यहाँ देख लीजिए, ये दे दिया, ठीक। तो Rx = 3x² + 36x + 5 है। सीमांत आय dRx/dx 6x + 36 x बराबर 50 रखने पर वैल्यूज़ कितनी हुई, 126 रुपये प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो भैया ये थे हमारे जो है किसके, परिवर्तन दर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो प्रयास किया गया कि सारे क्वेश्चंस इसमें ले लिए गए हैं, इससे बाहर नहीं गए। बाकी अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। तो सेकेंड पार्ट आपका होगा वृद्धिमान और ह्रासमान, ठीक। तो सबसे पहले हम वृद्धिमान और ह्रासमान के कंडीशंस के लिए जान लेते हैं कि कब हम समझेंगे वृद्ध और वर्धमान है, वर्धमान, ठीक, ये चीज़ें जान लेते हैं। तो वर्धमान, तो वर्धमान की जो कंडीशंस वर्धमान के लिए, तो वर्धमान के लिए कंडीशंस क्या होती है, तो याद रख लो, अगर आप वर्धमान सिद्ध कर रहे हो तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, f' जो है ये सदैव 0 से क्या होनी चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो अगर आपका f' जो है 0 से ग्रेटर देन होगा, तो उस स्थिति में हमारा जो फलन होगा वो क्या होगा, वर्धमान, ठीक। नेक्स्ट आप अगर मान लो सेकेंड कंडीशन इसका ये हो जाए कि अगर आपका f' जो है वो <0 होगा, तो इस कंडीशन में आपका फलन जो होगा वो क्या होगा, ह्रासमान, ठीक है ना, क्या होगा, ह्रासमान, ठीक। तो ह्रासमान के लिए कंडीशंस ये है जिसमें क्या होना चाहिए, f' का मान जो होना चाहिए वो 0 से <, तो इस कंडीशंस में हमारी वैल्यूज होगी वो क्या होगी, ह्रासमान होगा। और अगर f' का मान 0 से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, उस कंडीशंस में फलन हमारा क्या होगा, वर्धमान, ठीक। तो बस इतनी कहानी समझिए और चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया। जैसा कि आपको कंडीशन दिखाया गया, क्या कह रहा, दिखाइए फलन f(x) 7x² - 3x, x की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ा। तो x की वैल्यू जब 0 से बड़ा है तो उस क्वेश्चन में हमारा जो फलन है वो क्या है, वर्धमान, ऐसा हमें लिखा है, ठीक। तो चलिए देखते हैं इसका अवकलन कर दो। तो क्या हो जाएगा, f' = कितना हो जाएगा, 7 × x² का हो जाएगा 2x
-3 का 0। ऑलरेडी यहाँ पे हमारी वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी 14x। ठीक, ये हो गई। अब वर्धमान के लिए कंडीशंस क्या हो गया, वर्धमान के लिए कंडीशंस क्या होती है। तो वर्धमान के लिए कंडीशंस अभी मैंने आपको बताया कि f' की वैल्यूज़ क्या हो, 0 से ग्रेटर हो। ठीक, अब यहाँ पे हम x ग्रेटर देन 0 यानी यहाँ पे इस पे चेक करते हैं कि क्या इसकी वैल्यूज़ जो है, तो x का मान आप किसी भी कंडीशंस में ले लो। चलो x बराबर 1, ठीक, ये रखते हैं और रखने पर चेक करते हैं कि f' की वैल्यूज़ क्या आएगी। तो f'(1) इक्वल टू कितना हो गया 14 × 1। ठीक, यानी यहाँ पे हमारी कंडीशन जो होगी f' की वैल्यूज़ जो होगी वो कितनी आ गई 14। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 14 हमारी जो है वो 0 से क्या है, ग्रेटर देन है। तो 14 जब 0 से ग्रेटर देन है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका f' ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 0 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब ये है कि आपका जो फंक्शन है वो क्या है, वर्धमान है। ठीक, इस तरह से हम कंडीशंस को सिद्ध करेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो कैसा है, वर्धमान है या ह्रासमान। कैसे इसको लिखना है ये देखिए। ठीक, तो इसको हमें इस तरह से लिख लेना, ये देखिए। ठीक, ये हो गया। सबसे पहले इसका क्या कर दीजिए, अवकलन कर दो। अवकलन वर्धमान के लिए क्या होना चाहिए, f' की वैल्यूज़ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अभी हमने आपको चेक करके दिखाया, तो किसी भी आपको नंबर ले लेना, जो मैंने आपको चेक करके बताया वो आपको जो है एज ए रफ वर्क में आप चेक कर सकते हो या यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हो, और है ना बगल में यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि x = 1 रखने पर क्या होता है हमारा कंडीशंस। तो x = 1 पे हमने आपको चेक करके दिखा दिया कि फलन हमारा क्या है, वर्धमान है। तो क्या लिखोगे, अतः f(x) ग्रेटर देन 0 पर वर्धमान। ठीक, इस तरह से ज्ञात करो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, तो ध्यान दीजिएगा। क्या दिया गया है, सिद्ध कीजिए f(x) sin x। अब इसमें 3 स्थितियां दी गई हैं। 0 से π/2 पे निरंतर वृद्धिमान है, और π/2 से π पे ह्रासमान है, और 0 से π के बीच में ना तो वृद्धिमान है और ना ही ह्रासमान है। ऐसा हमें प्रूव करना है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास जो फंक्शन है f(x) = वो कितना दे दिया गया है, sin x। ठीक, अब इसका आप अवकलन कर दीजिए। तो अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, f' = कितना होगा, sin x। sin x का होता है cos x। ठीक, चलिए अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारी वैल्यूज़ जो है, ठीक, वो क्या कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है। तो पहला कंडीशन हमें सेटिस्फाई करना है। ठीक, तो पहला, तो इसके लिए जो वर्ग अंतराल दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो इसका अंतराल है 0 से π/2। तो 0 से π/2 के लिए देखते हैं हम। तो 0 से π/2, अब ये ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल में हमें 0 और π/2 के बीच की ही वैल्यूज़ यहाँ पे लेनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा कंडीशंस क्या होगा, जैसे हम x = π/3 पे चेक कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जब चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो cos π/3 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे अगर देखें तो cos π/3 यानी cos 60 अंश का मान क्या होता है, √3/2, जो कि 0 से क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। यानी इस कंडीशंस में हमारी जो वैल्यूज़ होगी वो क्या होगी, f' इज़ ग्रेटर देन 0 यानी कि cos x ग्रेटर देन 0। ठीक, तो ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा इंटरवल है 0 से π/2 पर फलन जो है यानी कि f(x) जो है वो क्या है, निरंतर है ना, निरंतर वर्धमान है। ठीक, क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा। ठीक, चलो देखते हैं सेकंड वाला कंडीशन। सेकंड कंडीशंस में दिया गया π/2 से पाई, इस पे हमें चेक करना है। π/2 और पाई के बीच का कोई वैल्यूज़ ले लेते हैं। तो चलिए x = हम π/2 यानी कि किसकी वैल्यू जानते हैं, 1 यानी 2π/3 ले लेते हैं। ठीक, इसकी वैल्यूज आराम से जानते हैं, तो इस पर चेक कर लेते हैं कि इसकी कंडीशंस क्या आती है। ठीक, तो जब यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा cos 2π/3 इस ग्रेटर देन, ठीक है ना,
तो यहाँ पे हम जो कंडीशंस जब पुट कर रहे हैं तो क्या कंडीशंस होगी, ठीक, लेस देन ज़ीरो, तो क्या होगा आपका कॉस 120, और कॉस 120 की वैल्यू जो होती है, यहाँ पे ध्यान देना कितना लिखा हुआ था, कॉस 60 ठीक है, जल्दबाजी में हमने ध्यान नहीं दिया। कॉस 60 का मान होता है 1/2, ठीक है, ग्रेटर देन ज़ीरो, ये आ गया, ठीक। तो 1/2 होगा कॉस 60 की वैल्यूज़, ठीक है। कॉस 60 डिग्री यानी कि 60 की वैल्यूज़ होती है 1/2, ठीक, ये ध्यान रखना, थोड़ा सा वो हो गया था। साइन 30 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यूज़ होती है √3/2, ठीक। तो फिर भी आपका यहाँ पे कंडीशंस होगा, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे ये हो जाएगी, तो 120 कॉस 120 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, -1/2 लेस देन ज़ीरो। अब ये वैल्यूज़ हमारी नेगेटिव आई जो कि ज़ीरो से लेस देन है, तो यहाँ पे हमारा जो एफ डैश एक्स की वैल्यूज़ आई है वो क्या हो गई, लेस देन ज़ीरो। तो इसका मतलब ये हो गया कि ओपन इंटरवल यानी कि आपकी जो कंडीशंस है π/2 से पाई, ये जो है वो क्या है, तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या है, फंक्शन एफ एक्स जो होगी वो क्या होगी, ह्रासमान होगी, ठीक है ना, क्या होगी, ह्रासमान होगी। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हमारा जो कंडीशन थर्ड वाला है, इसमें हमें दिखाना है कि ना तो ये वृद्धिमान है और ना ही ह्रासमान है। तो भाई हम लोगों ने जीरो से पाई और पाई इस पे चेक ही कर लिया कि वर्धमान और असमान है, तो जीरो से पाई के बीच में हमारी वैल्यूज़ ना तो वर्धमान होगी और ना ही ह्रासमान होगी, ठीक। तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, ये देखिए आप यहाँ पे इस तरह से इसको कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पहला फंक्शन, पहले इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, फिर इसको हम x बराबर π/3 पे चेक कर लेंगे। यहाँ पे भी ध्यान देना, थोड़ा सा मैंने मिस कर रखा है, तो क्या होगी इसकी वैल्यूज़ 1/2 ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक, ये हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन जो हो गया, अंतराल 0 से π/2 पे निरंतर क्या होगा, वृद्धिमान होगा, ठीक। इसके बाद अगला कंडीशंस आपका जो दिया गया है वो क्या दे दी गई है, एफ डैश एक्स फॉर ऑल π/2 से, सेकेंड वाले पार्ट π/2 से पाई के बीच में हमें चेक करना है, तो एक्स लेस देन कॉस एक्स लेस देन ज़ीरो, तो 2π/3 पे यहाँ पे चेक किया, यहाँ से ही मान रखा गया, तो ये हो गया। तो यहाँ पे आपका फलन क्या हो गया, निरंतर ह्रासमान है, ठीक है। और अगला कंडीशंस आपकी जो है वो क्या हो गई है, तो अगला कंडीशंस भी यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है, तो ये देखिए, ठीक। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, एफ एक्स साइन एक्स 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान है और 0 π/2 से पाई में निरंतर ह्रासमान है, अतः 0 से पाई में एफ एक्स ना तो वृद्धिमान होगा और ना ही ह्रासमान, ये लिख देना है इसका आंसर, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो जितना ज़्यादा हो सके आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपकी मोस्ट IMP है, इम्पॉर्टेंट, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक। तो क्या किया गया, फलन एफ एक्स 3x³ -15x² +36x + 6 के वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिसके लिए एफ एक्स वृद्धिमान और ह्रासमान है, ठीक। कैसे इसको सॉल्व करना है, आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक। तो फंक्शन क्या दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू 2x³ -15x² +36x + 6, ठीक। चलिए इसका अवकलन कर दो, अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना होगा, 3 दूना 6x² -15 दूना 30x + 36, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब जब आपको अंतराल निकालना हो तो एफ डैश एक्स को क्या करिएगा, 0 के बराबर, और जब 0 के बराबर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x² माइनस का 30x + 36 = 0। अब यहाँ से 6 कॉमन ले लीजिए, 6 कॉमन लेके इधर पक्षांतर करेंगे तो x² -6 × 30x + 6 = 0, ठीक। अब इसके गुणनखंड कर दीजिए, तो इसका गुणनखंड 6 दूनी
छः, तीन दूना छः, तीन दुई पाँच हो जाएगा। तो इसका एक फैक्टर बन जाएगा एक्स माइनस टू, दूसरा हो जाएगा एक्स माइनस थ्री। ठीक, इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से एक्स की वैल्यूज़ आ गई, एक आ गई दो और दूसरी हो गई तीन। ठीक, अब हमें चेक करना है कि इसकी किन स्थितियों पे वैल्यूज़ जो है वर्धमान है और किन कंडीशंस पे ह्रासमान। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक, क्या होगा, एक संख्या रेखा बना लीजिए, ये रेखा। ठीक, ये हो गई। और ये, ठीक, ये हो गई माइनस इन्फिनाइट, प्लस का इन्फिनाइट। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इन वैल्यूज़ को प्रेजेंट कर दीजिए। तो पहले तो यहाँ पे एक कंडीशंस आप दिखा दीजिए कि ये जीरो की कंडीशंस को प्रेजेंट कर रहा है। अब आपका जो टू होगा वो ये हो गया टू, और ये हो गई आपकी थ्री। ठीक, ये कंडीशंस हो गई। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके कंडीशन जो होंगे, तो एक तो हमारा अंतराल यहाँ से यहाँ के बीच का बन जाएगा, फिर दूसरा यहाँ से यहाँ बन जाएगा, और तीसरा यहाँ से यहाँ चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो अंतराल बन रहा है वो क्या होगा, तो इन्फिनाइट से दो पे जा रहे हो तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनाइट कॉमा टू, ये बन जाएगा। दूसरा यहाँ बन जाएगा दो कॉमा तीन, और तीसरा यहाँ पे आपका बन जाएगा थ्री कॉमा प्लस का इन्फिनाइट। ठीक, ये हो गए। अब इन अंतरालों पे हमें चेक कर लेना है कि किस कंडीशंस में हमारा एफ एक्स जो है पॉजिटिव आ रहा और किस में हमारा एफ डैश एक्स जो है वो नेगेटिव आ रहा। ठीक, तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं माइनस इनफाइनाइट से टू के लिए। ठीक, इस पे देखेंगे तो एफ डैश एक्स की वैल्यू, तो इसके बीच की वैल्यूज़ कोई भी रख दो। चलिए हम किस पे देख लेते हैं, ज़ीरो, क्योंकि एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ज़ीरो पे देख लेते हैं क्योंकि माइनस इन्फिनाइट और दो के बीच में ही तो ज़ीरो आएगा। ठीक, तो एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पे हमारा कंडीशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो क्या आया था, एफ डैश एक्स की वैल्यूज़ सिक्स एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो गया सिक्स एक्स स्क्वायर यानी ज़ीरो का स्क्वायर माइनस थर्टी इंटू एक्स यानी ज़ीरो प्लस 36। तो यहाँ पे हमारी एफ डैश ज़ीरो की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है, 36, जो कि कैसी है, पॉजिटिव वैल्यूज़। इसका मतलब यहाँ से आपका रिज़ल्ट क्या निकल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज़ हमारी जो होगी वो क्या होगी, प्लस वैल्यूज़ होगी। ठीक, चलिए अब दो से तीन के कंडीशंस में चेक करते हैं। तो दो से तीन के कंडीशंस को कैसे चेक करेंगे, तो चलिए देखते हैं। सेकंड अंतराल जो है दो कामा तीन के लिए, तो दो और तीन के बीच में क्या मिल जाएगा, एक्स इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं, किसी भी नंबर पे चेक कर लो। चलिए हम ले लेते हैं 1/2। 1/2 इसके बीच में नहीं आएगा। ठीक, चलिए कितना ले लिया जाए, दो और तीन के बीच। ठीक है, तो दो और तीन के बीच में 2.5 ही ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। ठीक है ना, यानी इसको फ्रिक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5×5 = 25, 5 दूना 2 80 यानी 5 दूना 5/2 रख देते हैं। ठीक, चलो रख दो। तो एफ डैश 5/2 इक्वल टू कितना हो गया, 36 इंटू एक्स स्क्वायर, 36 सॉरी 6 एक्स स्क्वायर यानी 25/4, फिर क्या हो गया माइनस 30 इंटू कितना हो गया 5/2 प्लस 36, ये हो गया। ठीक, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, दो दूना 4 हो जाएगा, 2×3 = 6 यानी कितना हो गया 25×75/2 माइनस, फिर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा दो से इसको कैंसिल कर देते, दो एक कम दो, 15 दूना 30 हो जाएगा। तो 15 बचे 75, तो 25×75/2, यहाँ हो गया 15×5 = 75, तो यहाँ हो गया 75। ठीक, और प्लस यहाँ हो गया 36, तो यहाँ हो जाएगा। इसको जब हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, अच्छा 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया 2×3 = 6, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10,
प्लस 36 माइनस का 75 कितना हो गया 7 5 12 3 3 6 1 7 .5 माइनस 75 72 में से घटा देते हैं तो इसमें से जब घटेगा तो कितना होगा 10 में से 5 जाएगा 5 पॉइंट यहाँ कितना हो गया 4 4 में से 2 माइनस में यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ कैसी आ गई निगेटिव। तो निगेटिव आ रही इसका मतलब कंडीशंस क्या हो गई कि यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ जो हो गई वो क्या हो गई निगेटिव हो गई तो माइनस का वी आया। ठीक निगेटिव वैल्यूज। इसी तरह इस पे चेक कर लेना, इस पे चेक करोगे तो इसकी वैल्यूज़ क्या होगी पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक तो अब इसके कंडीशंस को हमें कैसे लिखना है वो देख देते हैं। तो देखिए इस कंडीशंस को आपको कैसे लिखना है ये देखिए। तो ये फंक्शन दिया है इसका अवकलन करेंगे ये हो जाएगा, फिर यहाँ से इसकी वैल्यूज़ निकाल लीजिए, फिर यहाँ पे अब यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो यहाँ पे लिखेंगे फलन f(x) अंतराल माइनस इन्फिनाइट से 2 से 3 से इन्फिनाइट पर जो है वर्धमान है क्योंकि इसकी वैल्यूज़ पॉजिटिव है और 2 3 पर क्या है निगेटिव है तो ह्रासमान। ठीक इस तरह से इस क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं। ठीक अगला क्वेश्चन है 5। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, ठीक है ना, ये क्या होगा होमवर्क के लिए होगा, इसको आप कर लीजिएगा और करके इसका आंसर बताइएगा कि किस कंडीशंस में हमारी वैल्यूज वर्धमान है। ठीक कौन सा अंतराल है जिसके लिए फलन क्या है वृद्धिमान। ठीक तो इस तरह के क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस कर लो और जितना ज़्यादा हो सके आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है तो एक क्वेश्चन और है आपका, ठीक वो ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन ये है, ठीक क्वेश्चन नंबर 4x³ 6x² + 72x + 7 इसके लिए भी आप चेक कर लीजिएगा इसका मान क्या है। तो इसको वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, बाकी इसका सलूशन कैसे लिखेंगे ये देखिए आपको यहाँ पे लिख दिया गया, तो चेक कर लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना। तो आई होप आज आपको जितने क्वेश्चंस मैंने बताया समझ में आए होंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और अच्छे से जो है करने का प्रयास करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगले वीडियो में हम मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।